दिलजीत दोसांझ के दिल्यूमिनाटी कॉन्सर्ट के टिकट प्राइस लिटरली 1500 से 20,000 रुपए तक के हैं। काफी लोगों ने इन टिकट्स को खरीद के ब्लैक में बेचना शुरू कर दिया है, वो भी 3 गुना दाम में। लाइक दिलजीत का ये कॉन्सर्ट इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कॉन्सर्ट बन चुका है। एंड सरप्राइजिंगली ये टिकट्स जैसे ही सेल पे गए कुछ ही मिनट में सारा शो सोल्ड आउट हो गया। लेकिन फिर भी एक क्रिटिसिज्म फैला हुआ है कि एक आर्टिस्ट अपने फैन को इतना कैसे चार्ज कर सकता है एक कॉन्सर्ट के लिए। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सौम्या सहानी ने इस पे वीडियो बनाया जो काफी पॉपुलर जा रहा है, जहां उन्होंने ओपनली दिलजीत के इस टिकट प्राइसिंग को क्रिटिसाइज किया है। लेकिन क्या रीजन है दिलजीत के इस टिकट प्राइसिंग का? क्या ये सही है या गलत है? और क्या इन प्राइसिंग ने इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री की डार्क रियलिटी को भी एक्सपोज कर दिया है? तो मैं योगेश शर्मा इस वीडियो में इसके बारे में बात करूंगा। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम तुम्हारे लिए लाते रहेंगे। हिप हॉप इंडस्ट्री में एक लाइन कही गई थी, क्या रैपर्स पैसे कमा पा रहे हैं? और यही सवाल पूरे म्यूजिक इंडस्ट्री पे अप्लाई होता है कि क्या इंडियन म्यूजिशियंस पैसे कमा पा रहे हैं? चलिए कुछ इंसिडेंट्स के बारे में हम बात करते हैं। तुमने फिल्म बंटी और बबली का फेमस सॉन्ग कजरारे तो सुना ही होगा। इस पे बाप बेटे और बहू तीनों साथ में नाचे थे। लेकिन क्या तुम्हें पता है ये गाना किसने गाया था? आलिशा चिनाई, जिन्होंने द फेमस सॉन्ग मेड इन इंडिया गाया था। इनफैक्ट इन्होंने आज की रात, फ्रॉम डॉन टू, नो एंट्री का टाइटल ट्रैक और काफी सारे गाने गाए थे। और जाहिर सी बात है कि शी इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिंगर आउट देयर। लेकिन कजरारे सॉन्ग गाने के लिए तुम्हें पता है YRF ने उन्हें सिर्फ 15,000 का एक चेक दिया, जिसे देख के आलिशा चिनाई काफी ज्यादा शॉक हो गई और उन्होंने वो चेक वापस भिजवा दिया, बिकॉज इतने बड़े सॉन्ग के लिए इतने पैसे जस्टिफाइड नहीं थे। अब एक आर्टिस्ट का मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है लाइव सिंगिंग शोज, और आलिशा चिनाई जब भी कजरारे लाइव स्टेज पे गाती थी, YRF के कॉपीराइट लॉस की वजह से यश राज उनसे हर परफॉर्मेंस के लिए रॉयल्टी कलेक्ट कर रहा था। आलिशा चिनाई इसके अगेंस्ट थी और एक वक्त ऐसा भी आया जब ऑर्गेनाइजर्स ने उन्हें साफ मना कर दिया कि वो ये गाना लाइव नहीं गा सकती, क्योंकि उस शो की कमाई का एक मेजर हिस्सा YRF को पे करना पड़ता था एज रॉयल्टी, जिसने आलिशा चिनाई के करियर पे काफी इफेक्ट किया। और आलिशा चिनाई ने इस चीज को ओपनली क्रिटिसाइज किया है। सोनू निगम ने भी ओपनली इंडस्ट्री में म्यूजिक माफियाज के बारे में बात की है। उन्होंने ओपनली टी सीरीज को भी क्रिटिसाइज किया है, जिसके बारे में हमने इस वीडियो में बात किया है, वो तुम जाके जरूर देखना। सोनू निगम ने ओपनली कहा था कि म्यूजिक इंडस्ट्री को म्यूजिक माफियाज कंट्रोल करते हैं और पूरे म्यूजिक इंडस्ट्री को सिर्फ कुछ लेबल्स कंट्रोल कर रहे हैं, जिन्होंने न्यू कमर्स के लिए इस इंडस्ट्री में काम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल कर दिया है। सोनू निगम ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे म्यूजिक इंडस्ट्री में नेपोटिज्म नहीं, पावर प्ले चलता है, जहां इनके पास इतना पावर होता है कि ये डिसाइड करते हैं कि कौन काम करेगा और कौन नहीं। सोनू निगम ने ये भी बताया था कि एक सिंगर है स्वप्निल जायसवाल, जिन्होंने कुछ कवर सॉन्ग्स बनाया था और अपने YouTube चैनल पे उसे अपलोड किया था। लेकिन फिर म्यूजिक लेबल्स ने उस कवर सॉन्ग को गाने के लिए 2 लाख की रॉयल्टी की डिमांड की और उन्हें ये तक कहा कि वो अगर पैसे नहीं देंगे तो उन्हें बर्बाद कर देंगे वो लोग। ये म्यूजिक लेबल्स यंग आर्टिस्ट को काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, जहां ये अनएथिकल कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं इनसे, जहां ये कोई भी न्यू सॉन्ग गाने के लिए नहीं देंगे, लेकिन जब भी ये आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं किसी भी लाइव शो में तो ये उसकी अर्निंग में से पैसे ले लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इट्स इंपॉर्टेंट कि इन लेबल कंपनीज के तुम गुड बुक में रहो, वरना इनका बस चले तो ये फेमस आर्टिस्ट के गाए हुए गानों को भी रीडअप करवा के रिप्लेस कर देते हैं। सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल जैसे बड़े बड़े आर्टिस्ट के गाने रीडअप कर दिए जाते हैं। जस्ट इमेजिन एस्टैब्लिश सिंगर के साथ ऐसा हो रहा है तो न्यू कमर्स के साथ क्या हो रहा होगा। मोनाली ठाकुर, जिन्होंने बॉलीवुड के कई सारे गानों में अपने वोकल्स दिए, उन्होंने सोनू निगम के इस स्टेटमेंट को सपोर्ट किया था। उन्होंने खुद बताया अपने बॉलीवुड में काम करने के एक्सपीरियंस के बारे में कि कैसे म्यूजिक लेबल्स AKA माफियाज सब कंट्रोल करते हैं। उन्होंने कहा कि तुम किसी लेबल से साइंड हो तो अपने कमाई का 80% तुम्हें उन्हें देना होगा, वरना काम नहीं मिलेगा इन लेबल से। उन्होंने ये भी कहा कि म्यूजिक लेबल्स टैलेंट्स को दबा देते हैं और जो उनकी बात मानते हैं ये उसी को ही ज्यादा प्रमोट करते हैं, और उसी चक्कर में बस मीडियोकर टैलेंट को ही ये प्रमोट करते नजर आते हैं। उन्होंने लिटरली म्यूजिक लेबल्स को गैंगस्टर कहा, क्योंकि एक म्यूजिक आर्टिस्ट का जो हक है वो उनसे सब लूट लेते हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री में नेपोटिज्म हो या ना हो, यहाँ गुंडागर्दी बहुत है, ये इनका स्टेटमेंट था। सुनिधि चौहान ने भी अपनी नाराजगी एक्सप्रेस की थी म्यूजिक इंडस्ट्री के अगेंस्ट, जहाँ उन्होंने बताया कि कैसे म्यूजिक लेबल्स आर्टिस्ट को कंट्रोल करती है। उन्हें एक सर्टेन वे में गाने को कहा जाता है, जिसके वजह से उन्हें पूरा अपना टैलेंट एक्सप्रेस करने नहीं मिलता। जहाँ पहले सिंगर्स की इज्जत होती थी, अब वो कहीं खो सी गई है। और जब से ये रीमेक्स का दौर आया है
ओरिजिनलिटी कहीं खो सी गई है, जो एक रियलिटी है क्योंकि कुछ वक्त से ओरिजिनल सॉन्ग्स को प्रेफरेंसेस देने की जगह गानों को सिर्फ रीमिक्स किया जा रहा है इस इंडस्ट्री में। राज शर्वानी के पॉडकास्ट में बात करते हुए उन्होंने रिवील किया था कि लेबल्स मल्टीपल सिंगर्स से एक गाना गवाती है। ऐसे लेट्स से यू आर अ प्लेबैक सिंगर, तो आपसे गाना गवा देंगे, आपके साथ साथ 5 लोगों से और गवा देते हैं, आपको पता भी नहीं है, वो चले गया दूसरे गाने दूसरे का आ गया, सो यू डोंट नो। बहुत बार पैसे भी नहीं देते कि आपको हम गाना गवा रहे हैं, आपका नाम होगा तो पैसे नहीं देंगे। इवन सिंगिंग रियलिटी शोज को एक्सपोज करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अब वो पहले से बात नहीं रही इन शोज में। नाउ what you hear on TV is all doctored, it's all corrected. इसको हमें आगे बढ़ाना है, so if you can say nice things, नहीं होगा मुझसे, वो नहीं होगा। So they would choose पहले से कि इसी को आगे बढ़ाना है। हाँ, a few। और इसी वजह से बस मीडिया का टैलेंट ही प्रमोट हो रहा है और जो एक्चुअल टैलेंट है वो कहीं ना कहीं दब जाता है, जिसके वजह से अब वो इन फेक रियलिटी शोज से दूर रहने लगी है। उन्होंने ये भी एक्सप्रेस किया कि कैसे लेबल्स आर्टिस्ट को अंडर पे करती है उनके काम के लिए और गाना गाने के बाद सिर्फ वन टाइम पेमेंट की जाती है उन्हें, लेकिन रॉयल्टी उन्हें कभी नहीं मिलती, चाहे वो गाने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे कितना भी कमा ले, जिसकी वजह से आर्टिस्ट को काफी मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजरना पड़ता है। इमेजिन, जो इंडस्ट्री करोड़ों में कमाती है वो अपने आर्टिस्ट को पैसे ही नहीं दे रही है। शंकर महादेवन, जो MCAI म्यूजिक कंपोजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के हिस्सा रहे, उन्होंने जावेद अख्तर के साथ म्यूजिक कंपनीज के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी थी, जहां 2012 से पहले कंपोजर्स, सिंगर्स, लिरिसिस्ट को रॉयल्टी सी नहीं मिलती थी अपने काम के लिए, जहां ये बड़े बड़े लेबल्स दूसरों के काम की कमाई का मेजॉरिटी हिस्सा ले लेते थे। और इन्होंने इस लड़ाई के बाद पास करवाया 2012 कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट। ये एक्ट 1958 कॉपीराइट एक्ट में चेंजेस लाता था, जो मॉडर्न वर्ल्ड में बेटर सूट करता है, जहां परफॉर्मेंस के पास राइट है कि वो रॉयल्टीज ले सकते हैं अपने वर्क के लिए फॉर एनी कमर्शियल यूज। साथ में मॉरल राइट्स ऑफ परफॉर्मेंस, जहां एक आर्टिस्ट के पास हक है कि वो अपने काम को क्लेम कर सकता है और अगर उसके काम को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है जिससे उसके रेपुटेशन पे इफेक्ट पड़ सकता है तो वो उसे ऑब्जेक्ट भी कर सकता है। इस एक्ट में मैंडेटरी रॉयल्टी पेमेंट्स टू द आर्टिस्ट, जहां कंपनीज उन राइट्स को गिव अप करने नहीं बोल सकती आर्टिस्ट को जिसने भी वो गाया है, और जो भी कमर्शियल यूज होगा गाने का उनको रॉयल्टी वो मिलेगी। वहीं राइट टू पेटर्निटी, जो कहता है कि आर्टिस्ट को अपने काम पे क्रेडिट मिलना चाहिए, और भी बहुत सारे राइट्स इस एक्ट में प्रोवाइड किया गया था एक आर्टिस्ट के लिए। एंड इट वाज अ ह्यूज विन फॉर अ म्यूजिक आर्टिस्ट जो काफी वक्त से स्ट्रगल कर रहा था, बट डिड इट वर्क? नहीं। 2014 में अभय देओल स्क्रीन अवार्ड्स में नजर आए एक ब्लैक आई के साथ। जब उनसे पूछा गया कि ये क्या हुआ उन्हें, तो उन्होंने रिवील किया कि उन्हें टी सीरीज के लोगों ने मारा और उनकी फिल्म 1/2 के म्यूजिक रिलीज को रोक दिया गया। जब उनसे रीजन पूछा गया तो उन्होंने रिवील किया कि उन्हें कहा गया था कि म्यूजिक कंपनी चाहती है कि मैं अपने म्यूजिशियन से, शंकर एहसान लॉय से, एक क्लॉज साइन करवाऊं जो इलीगल है। तो मैं तो मार खा के आया, मेरे तो 2 हफ्ते बाकी रह गए, मेरा म्यूजिक भी नहीं अवेलेबल है। अभय देओल इस मूवी के प्रोड्यूसर थे और उन्हें ये अनफेयर लगा। आज भी कंपनीज न्यू कमर आर्टिस्ट को उनकी रॉयल्टी नहीं दे रही। लेबल कंपनीज लूप होल निकाल के इन एक्ट्स को बाईपास कर रही है और इतना कॉम्प्लेक्स रॉयल्टी स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है कि आर्टिस्ट को समझ भी नहीं आता कि अपनी रॉयल्टी कलेक्ट कैसे करे या एटलीस्ट मॉनिटर कैसे करे। म्यूजिक इंडस्ट्री की इस हालत की वजह से शंकर महादेवन ने बॉलीवुड से डिस्टेंस बना लिया है। उन्होंने भी ओपनली क्रिटिसाइज किया कि कैसे ओरिजिनलिटी को छोड़ के रीमिक्सेस पे फोकस किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ म्यूजिक पे बहुत ज्यादा ही असर पड़ रहा है। और यही सब इंसिडेंट की वजह से अब वो इंडिपेंडेंट सिंगिंग में ज्यादा नजर आने लगे हैं। अब ये चीज तो क्लियर है कि कुछ सर्टेन म्यूजिक लेबल्स है जो आर्टिस्ट को एक्सप्लॉइट कर रही है। बड़े बड़े सिंगर्स जैसे कि सोनू निगम, आलिशा चिन्नाई, सोना मोहपात्रा, सलीम मर्चेंट, इन सब ने अपनी नाराजगी एक्सप्रेस की है और इन सब ने कहा है कि ये अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस म्यूजिक इंडस्ट्री को ओपनली बर्बाद कर रहा है, जहां लेबल्स आर्टिस्ट को सबसे कम दाम पे रख लेती है, प्रॉमिस करते हुए कि वो उन्हें काम देंगे, फेम देंगे, उन्हें आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे, और ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में इन्हें बांध लेती है कि ये कुछ भी नहीं कर पाते हैं। उल्टा आर्टिस्ट की कमाई ये खा जाते हैं। यंग न्यू सिंगर्स इसी वजह से आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जहां एक तरफ वीडियो का टैलेंट एंड नेपोटिज्म प्रमोट हो रहा है म्यूजिक इंडस्ट्री में, वहीं टैलेंट दबता जा रहा है। इसी वजह से पिछले कुछ वक्त में बॉलीवुड रेयरली ऐसा कोई म्यूजिक एल्बम निकाल रहा है जो एवरग्रीन हो जाए। ये गाने बस रील्स के लिए बनते हैं, रेपिटेटिव बीट्स एंड लिरिक्स रहते हैं इसमें, इस पे एक वायरल डांस होगा एंड बूम, म्यूजिक रिलीज तक ये फेमस, व्हिच वर्क्स इन देयर फेवर, बट इससे म्यूजिक क्वालिटी पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। जो आर्टिस्ट आज इंटरनेट पे ओपनली ट्रोल होते हैं, क्रिटिसाइज होते हैं, उन्हीं को ये लेबल्स आज भी
बहुत ज्यादा पुश करते हुए दिखते हैं। और जो टैलेंटेड म्यूजिशियंस है जो अपने ओरिजिनल सॉन्ग्स बनाते हैं, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से अपलोड करते हैं, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स भी इन्हें ढंग से पे नहीं कर रही है, चाहे उस पर कितने भी व्यूज आ जाए। लेबल्स एके माफिया इन्हें आगे जल्दी जाने भी नहीं देती, रॉयल्टीज आर्टिस्ट को नहीं मिल रही। एंड वेल, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, क्या म्यूजिशियंस पैसे कमा पा रहे हैं? जवाब है नहीं। अगर हम अमेरिकन म्यूजिशियंस को देखें तो बहुत ज्यादा ही अमीर है। तुम चाहे टेलर स्विफ्ट को देख लो, दुआ लिपा, कान्ये वेस्ट, रिहाना, जस्टिन बीबर, कोई भी, उनके पास बंगलो है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है और कुछ के पास तो माँ भी है, क्योंकि वहां आर्टिस्ट को उनका ड्यू मिल रहा है। वहां पे वेरियस ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि ASCAP एंड BMI जो इन आर्टिस्ट की रॉयल्टीज इन आर्टिस्ट तक पहुंचाती है। वहीं इंडिया में एट द सेम टाइम इन कॉपीराइट लॉस को लूप होल के थ्रू एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अमेरिकन आर्टिस्ट को बड़े बड़े प्लेटफॉर्म दिए जाते हैं टू परफॉर्म। इसी वजह से बाहर के आर्टिस्ट की एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो जाती है, उन्हें उस ब्रांड वैल्यू के लिए पैसे भी मिलते हैं और इनके प्राइसेस बाकी आर्टिस्ट के लिए एक प्राइस स्टैंडर्ड सेट भी कर देते हैं। वहीं इंडिया में ऐसा कहीं भी नजर नहीं आ रहा। बट देन एंटर्स दिलजीत दोसांझ, जिस पे सुखनूर कौर ने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई, वो जाके तुम जरूर देखना। दिलजीत दोसांझ ने अपने इस 20-25 साल की अपनी इस जर्नी में अपना एक बहुत बड़ा ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर दिया है। वो इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म कर रहे हैं। फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट है जो कोचेला में परफॉर्म कर चुके हैं। वो इंटरनेशनल टॉक शोज जैसे कि जिमी फैलन में जाके परफॉर्म कर चुके हैं और उनके गाने अमेरिका के रेस्टोरेंट और पॉप रेडियोस पे प्ले होते हैं। दिलजीत ने आर्टिस्ट का एक हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। आज से कुछ साल पहले दिलजीत का जब कॉन्सर्ट इंडिया में हुआ था तब उनके कॉन्सर्ट के प्राइसेस कम थे, लेकिन उसके बाद दिलजीत ने काफी मेहनत करके खुद के ब्रांड को काफी आगे पहुंचाने का काम किया है। बहुत सी अचीवमेंट है उनके बेल्ट के अंदर। उन्होंने 54,000 कैपेसिटी वाले स्टेडियम को सोल्ड आउट कर दिया था, जो कि एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात है और यही डिटरमाइन करती है एक आर्टिस्ट की लाइकेबिलिटी और कैपेबिलिटी एज परफॉर्मर। और सिर्फ यही नहीं, हर आर्टिस्ट के कॉन्सर्ट की वाइब, उनका परफॉर्मिंग स्टाइल, ये सब एक दूसरे से अलग होता है। बेसिकली अटेंडेंस के लिए एक्सपीरियंस अलग अलग होता है हर कॉन्सर्ट का। और दिलजीत ने ये बहुत बार कहा है कि वो अपने अटेंडेंस का एक्सपीरियंस अनफॉरगेटेबल बनाने के लिए बहुत पैसे खर्च करते हैं। अभी हमने स्टेडियम शो किया वैनकूवर का, 50,000 ऐसे नहीं कि आ गए 50,000 टिकट लेके, और बड़ी मोटी प्राइस की, और वो हमने खर्चा भी खुला किया उस पे, मतलब जो लगा सकते थे उतना तो मतलब पता नहीं कब कमाएंगे, लगा दिया। क्या बात है, कसम से, मतलब जितना कमाया नहीं शायद लगा दिया। और एक बात जो शायद लोग ज्यादा कंसीडर नहीं कर रहे हैं, बट दिलजीत का कॉन्सर्ट अटेंड करना डिस्पाइट द टिकट प्राइस एक ब्रैगिंग टॉपिक है बहुत से अटेंडीज के लिए। आम लोग तो छोड़ो, तुम प्रियंका जैसे आर्टिस्ट को ऐसे पोस्ट करते देखते हो अबाउट अटेंडिंग दिलजीत शो, तो तुम सोचो अगर प्रियंका चोपड़ा फ्लेक्स कर रही है दिलजीत के शो को, तो एक आम नागरिक के लिए ये कितनी बड़ी बात होगी। एट द एंड एक कॉन्सर्ट तुम्हें एक एक्सपीरियंस सेल कर रहा है, और जितना तुमने दिलजीत के शो के बारे में सुना है ऐसा एक्सपीरियंस किसी और कॉन्सर्ट में नहीं होता, जिसकी वजह से उनके कॉन्सर्ट के टिकट प्राइसेस 20,000 तक जा रहे हैं और रीसेल में तो 3-4 गुना और ज्यादा इसका हो गया है, which shows कि दिलजीत के लिए एक क्रेज तो है and he deserves it, क्योंकि उन्होंने बहुत सालों से बहुत मेहनत करके खुद को ऐसे मुकाम पे पहुंचाया है कि he can demand it, और लोग उतना पैसे लगा के खरीदते भी है उसे। आज से 10-15 साल पहले उनका क्रेज उतना नहीं था जितना आज है, और वो आर्टिस्ट की मेहनत के वजह से है। तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि उनका कोई हक नहीं बनता ये चार्ज करने में। दिलजीत एक इंडियन इंटरनेशनल आर्टिस्ट है, he is very well known in western music industry as well। जब इंडिया में इंटरनेशनल आर्टिस्ट आते हैं तो उनके टिकट प्राइसेस भी ऐसे ही होते हैं और जनता उन्हें देखने जाती है। इनफैक्ट बहुत से इंडियंस टेलर स्विफ्ट का शो देखने के लिए दुनिया के दूसरे पार जाते हैं ट्रैवल करके, एक्स्ट्रा खर्चे करके एक कॉन्सर्ट अटेंड करने के लिए। बट जब एक इंडियन आर्टिस्ट इतना चार्ज करता है तो उसे क्रिटिसिज्म मिलने की जगह प्रेज करना चाहिए, क्योंकि उसका मतलब उनका इतना बड़ा लेवल बन चुका है। और सबसे पहली बात, ऑडियंस उन्हें देखने के लिए इतना पैसा देने के लिए भी रेडी है। दूसरी बात, आर्टिस्ट ने मेहनत की है इसके लिए और वो ये चीज डिजर्व करता है। तीसरी बात, दिलजीत जब इतना चार्ज करेंगे तब जाके दूसरे आर्टिस्ट के लिए एक स्टैंडर्ड ऑफ प्राइस सेट होगा। अब अगर दिलजीत ही 1000 रुपए की टिकट बेचेंगे इतने बड़े आर्टिस्ट होके, तो दूसरे इंडियन आर्टिस्ट किस मुंह से अपने टिकट प्राइस उसके आसपास रखेंगे? उन्हें तो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा कम रखना पड़ेगा, विच अगेन ब्रिंग्स टू द पॉइंट की बाकी इंडियन आर्टिस्ट कुछ भी कमा नहीं पाएंगे। जहाँ कुछ वक्त से बॉलीवुड के अनएथिकल प्रैक्टिसेस की वजह से म्यूजिशियंस के प्राइस गिर गए हैं और वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। उन्हें अंडरपेड गिग्स करना पड़ता है इन ऑर्डर टू सर्वाइव, जिसकी वजह से बाकी आर्टिस्ट की प्राइसिंग पे भी असर पड़ता है। पर दिलजीत का ये कॉन्सर्ट बाकी आर्टिस्ट का फ्यूचर डिसाइड करेगा, क्योंकि इसके बाद एक स्टैंडर्ड सेट होगा लोगों के लिए। जिसने मेहनत की है
वो ओपनली एक बेटर प्राइस की डिमांड कर सकता है जो उसे मिलना चाहिए, क्योंकि काफी वक्त से कोई बड़ा आर्टिस्ट नहीं था जो इन लेबल्स को डोमिनेट कर सके, अपना ब्रांड वैल्यू ऊपर सेट कर सके और डोमिनेटिंग म्यूजिक इंडस्ट्री इनके सामने झुक के आर्टिस्ट को इज्जत देना शुरू कर सके। एंड दैट्स व्हाई दिलजीत कॉन्सर्ट टिकट प्राइस आर सो एक्सपेंसिव। तो तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में? वेल, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या तुम्हें दिलजीत का ये हाई प्राइस जस्टिफाइड लगता है या फिर तुम भी इसे क्रिटिसाइज करते हो? वेल, अपना ओपिनियन तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उसे जरूर सुनना चाहूंगा। और तुम्हारा क्या ओपिनियन है म्यूजिक इंडस्ट्री की इस डार्क रियलिटी के बारे में? एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलना। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। हम ऐसे वीडियोस तुम्हारे लिए लाते रहेंगे। तुम हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो सकते हो। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स। हम मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। वीडियो देखी ना अब लाइक सब्सक्राइब हाँ कर दो।